अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल JJC बाय सर जव्वाद। मैं हूं जव्वाद अख्तर। आज की लेक्चर वीडियो फर्स्ट ईयर मैथ्स का एक नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है, चैप्टर नंबर 3 वेक्टर्स। शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 3 है, इसमें एक्सरसाइजेज 6 हैं, 6 एक्सरसाइज हैं, लेकिन मेरी इसमें पूरी कोशिश होगी मैं आप लोगों का वक्त और जो इम्तिहान के लिए सलाहियतें हैं वो ज़ाया ना करूं। तो इसको मैं जो है वो ख़ास चीज़ें आपको कराऊंगा जो आपके लिए बेनिफिशियल भी हों और इम्तिहानी नुक्ता नज़र से आपको फ़ायदा भी दिलाएं। MCQs इंशाल्लाह हम अलग से करेंगे, वो चैप्टर वाइज। तो ये थ्योरी के सब सेक्शन C में इसमें से एक सवाल ज़रूर आता है और सेक्शन B में भी। तो ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, सही है। तो 3.1 इसमें सवालात तो बहुत हैं, लेकिन ये ज़्यादातर जो है समझे कि वार्म अप क्वेश्चंस हैं, तो उस पर हम तवज्जो नहीं देंगे। वेक्टर्स ये आप लोगों ने फिज़िक्स में भी पढ़ा होगा, तो हम ये मैथ्स में करने जा रहे हैं। पेज नंबर 87 पे ये एक्सरसाइज मौजूद है। कुछ थ्योरी भी बताता रहूँगा, तो अपने साथ रजिस्टर जो है पेन वगैरह रखिएगा कि समझ में भी आता रहे। अच्छा, ये जो अभी आपके सामने हैं तीनों सवाल, ये तीनों क्वेश्चन लॉन्ग के उम्मीदवार हैं सेक्शन C के। पहले ही बता दिया मैंने आपको, ताकि आप का मूड बन जाए पढ़ने का माशाल्लाह से, कि ये सेक्शन C के इम्पॉर्टेंट सवाल हैं सारे के सारे, तीनों के तीनों जो अभी नज़र आ रहे हैं। एक इसको रब करके भी करूँगा इंशाल्लाह, तो ये चारों आपके सेक्शन C के हो जाएंगे स्टार्टिंग एक्सरसाइज में, सही है। जब शॉर्ट आते रहेंगे 3.2 ऑनवर्ड, तो मैं आपको बताता रहूँगा इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है, गिवन दैट पॉइंट्स 11548903 रिप्रेजेंट पोजीशन वेक्टर्स। कह रहे हैं हम आपको जो 4 पॉइंट्स दे रहे हैं, ये दरअसल पोजीशन वेक्टर्स बयान कर रहे हैं इन 4 पॉइंट्स के ABCD के रिस्पेक्टिवली। यानी पहला A का हो जाएगा, B का, C का, D का रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है तरतीब में। तो अब हमें प्रूफ का एक सवाल दिया रहा है कि साबित करो कि ये एक ट्रेपेजियम है। अब थोड़ी सी थ्योरी लिखिएगा कि ये पोजीशन वेक्टर क्या चीज़ होती है। पोजीशन वेक्टर जो होता है वो स्पेस में किसी पॉइंट की पोजीशन बताता है। जैसे फिजिक्स में भी पढ़ो, तो जैसे अगर ये A पॉइंट है आपका XY, तो ये A का पोजीशन वेक्टर बन जाएगा XI हैट कैप या YJ हैट कैप। जो पोजीशन वेक्टर A है वो X और Y, कभी ब्रैकेट में 3 पॉइंट्स दिए हो तो 3 डायमेंशनल हो जाएगा, समझ गए। यानी अगर ऐसा दिया होता कभी 2 3 4, तो ये 3 डायमेंशनल हो गया, यानी X Y Z। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसी बुनियाद पे अब हमें काम करना है ट्रेपेजियम पर। ट्रेपेजियम क्या होता है भाई, पहले वो भी बता दूं, ताकि ये सवाल इतना सा जो है सेक्शन C में आपको हॉट केक इशू की तरह फ़ायदा दिखा दे। ट्रेपेजियम जो है कोई ऐसी 4 कॉर्नर फिगर होती है जिसकी 2 साइड्स पैरेलल हो, 2 साइड्स पैरेलल हो और 2 साइड्स जो है वो अनपैरेलल हो, यानी नॉन पैरेलल हो। अब अगर गौर करें तो इसमें आपको 2 साइडें, जैसे अब ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो ये और ये पैरेलल दिख रही होंगी आमने सामने, और ये नहीं है। अब यही हम करेंगे तो प्रूव हो जाएगा कि ये ट्रेपेजियम है। यानी इसकी हम चारों साइडें निकालने, यानी AB, BC, CD और DA, जब ये चारों निकल जाएंगे तो इसमें ये दोनों पैरेलल या स्केलर मल्टीपल आ जाएंगे और ये दोनों नहीं आ जाएंगे। इससे तय हो जाएगा कि ये ट्रेपेजियम है। अब इन्होंने जो पॉइंट्स दिए हुए थे उसको हमने गिवन दैट करके लिख दिया ABCD, सही। अब AB निकालना है, BC निकालना है, CD, यानी अब हमें ये चारों निकालने हैं, AB, BC, CD और DA। अब एक चीज़ और लिखे अपने पास साइड में कि AB का मतलब क्या है, वेक्टर्स में कैसे निकलता है। AB का मतलब होगा डिफरेंस, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, टर्मिनल माइनस इनिशियल। तो AB जो है वो B में से A का माइनस होकर आएगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, पोजीशन वेक्टर को हमेशा स्मॉल लेटर से लिखिएगा, पोजीशन वेक्टर्स को हमेशा स्मॉल लेटर से लिखिएगा। तो ये पोजीशन वेक्टर हो गई B और A की। तो अब B माइनस A,
अब b क्या है 5 4 और a क्या है 1 1, इन दोनों को माइनस कर दें, रिस्पेक्टिवली माइनस होगा, यानी x वाले में से x का माइनस होगा, यानी समझिए ये x2 था ये x1, तो x1 x2 माइनस हो गया आपस में, और y वाला आपस में माइनस होगा, गलती ना हो, यानी 5 - 1 और 4 - 1, समझ गए। अब जल्दी जल्दी कर लें, अगर एक समझ में सही से आ गया। अब c में से b को माइनस कर दें, तो c क्या 8 9, तो 8 - 5 3 और 9 - 4 5। अब इसी तरह CD करें, ये डायग्राम तो समझिए, इसके ऊपर काम कर रहे हैं। D में से C को माइनस करें, तो D क्या है 0 3, तो D 0 3 जो हो गया, इसमें से 0 - 8, अच्छा 0 छोटे में से बड़ा माइनस होगा तो माइनस, तो 0 - 8 -8 और 3 - 9 -6, ओके हो गया। A में से D को माइनस करना है, तो A क्या है 1 1 और D क्या है 0 3, तो 1 - 0 1 हो गया, और 1 - 3 छोटे में से बड़ा -2 हो गया। अब AB और CD का पता कैसे चलेगा, प्रूव हो गया। अब ज़रा गौर कीजिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूँ, AB ये रहा और CD ये रहा, पैरेलल या एंटी पैरेलल के पहचान किया है वो लिखें साइड पर, कि स्केलर मल्टीपल आ जाए एक दूसरे के। स्केलर मल्टीपल क्या भला है भाई, अब देखें जो करा है मैंने, -8 -6 जो है, यानी जिसमें बड़ी गिनती आ रही है वो देखें आप, ये 4 छोटा है 8 बड़ा है 3 6, तो 8 6 वाले को मैंने एक जगह लिखा, सही है। नाउ CD = ठीक है। अब इसमें से माइनस, दोनों में माइनस है, माइनस बाहर निकाल लें, -2 कॉमन, तो क्या बचेगा 2 4 8 और 2 3 6। अब गौर करें क्या हुआ, समझ में आने शुरू हुआ ये चीज़, यानी ये स्केलर बन गया, तो हम कहेंगे स्केलर मल्टीपल, और ये है थ्योरी, MCQs में भी काम आएगी, कि जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं या एंटी पैरेलल होते हैं तो उनके पोजीशन वेक्टर्स एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल होते हैं। और छोटे बड़ी भी साइड होती है, ये भी बारीकी बता दूं, ट्रेपेजियम की जो पैरेलल साइड्स होंगी वो एक जैसी साइड्स की नहीं होंगी, वरना वो या तो पैरेललोग्राम की तरफ बन जाएगा या रेक्टेंगल की तरफ बन जाएगा, वो नहीं हमें चाहिए, छोटी बड़ी भी हो। तो इसलिए देखें, अब ये छोटी बड़ी जो है ना कभी भी बिल्कुल बराबर नहीं आएगा, यानी ये 4 3 आ जाता है ये भी 4 3, ऐसा नहीं होता, समझ गए। तो अब देखें, ये हम इसको अब लिख सकते हैं -2 ऑफ AB, ये देखें AB था ना। अब इस बुनियाद पे हम लिख देंगे देयरफॉर, निशान बनाना आ गया, देयरफॉर CD जो है वो AB के पैरेलल है। इस बुनियाद पर ये जो एक दूसरे के मल्टीपल आ गए, CD जो है वो -2 ऑफ AB आ गया इस बुनियाद पर, जबकि AC के बरक्स अब BC और AD को आमने सामने रखें। अब 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 1 के टेबल में तो 3 आ भी जाएगा, यानी ये एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल नहीं बन सकते। कॉमन भी ले लूँ अगर, क्योंकि 3 5 में से कॉमन कैसे लूँगा, नहीं ले सकता। तो इससे पता चला कि ये पैरेलल नहीं है, यानी ये वाली दो साइडें पैरेलल नहीं है। इस बुनियाद पे ये ट्रेपेजियम प्रूव्ड हो गया कि दो साइड्स पैरेलल, दो साइड्स नॉन पैरेलल, सो इट इज़ अ ट्रेपेजियम। डेफिनेशन भी लिख ली साइड पर, कुछ नहीं आया तो MCQ आ जाएगी कि ट्रेपेजियम इज़, ये क्वाड्रिलेटरल होता है। ट्रेपेजियम इज़ अ काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी हैविंग 4 कॉर्नर्स 4 साइड्स, 2 साइड्स पैरेलल एंड 2 साइड्स नॉन पैरेलल। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, प्रैक्टिस कीजिएगा इसको। अगले दो सवाल जो हैं ये रेशो के हैं, रेशो आ रहे होंगे। ABC 3 पॉइंट्स दिए हैं और कह रहे हैं इसके पोजीशन वेक्टर हम आपको बता रहे हैं। अच्छा, अब ये गिनतियों वाला सवाल नहीं है, ये ABCD इस तरह का होगा, हमें ज़रा ध्यान से करना होगा। इसमें तो गिनतियाँ थी ना, लेकिन परेशानी की बात नहीं है, थोड़ा लेंथ बढ़ जाएगी सॉल्यूशन की, आसान रहेगा सवाल। अब वो कह रहे हैं कि ये 3 के पोजीशन वेक्टर तो हम आपको दे रहे हैं, यानी A का A हो गया रिस्पेक्टिवली, तो A का A हो गया, B का B है तो B का B हो गया, C का 2A - B है तो C का 2A - B हो गया, सही। ये तो गिवन पे है। अब आगे बढ़ना है, वो कह रहे हैं D एक ऐसा पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है AC को 2:3 में, और E एक ऐसा पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है B2 को 4:1 में। तो अब बताएं पोजीशन वेक्टर ऑफ E। अब रेशो फॉर्मूला एक है, वो आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी, और आगे एक मिड पॉइंट फार्मूला आएगा। ये एक ही जगह कर लें तो ये सवाल पूरा एक सांस में इंशाल्लाह हम लोग कर लेंगे दोनों, कि ये क्या थीम का क्वेश्चन है, यानी इससे फ़र्क है। रेशो फार्मूले का मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई पॉइंट
दूसरे 2 पॉइंट्स के ज्वाइन को डिवाइड कर रहा हूँ। जैसे इसने कहा ना ए सी को डिवाइड कर रहा है, यानी अब ए यहाँ पे सी यहाँ पर है, सही है, समझे ये बात। अब इसको डिवाइड कर रहा है डी। अब देखिए डी यहाँ पे दरमियान में कहीं आ जाएगा इसके, इस सेगमेंट के, तो हम कहेंगे ये डिवाइड कर रहा है 2:3 में। आप देखें 2:3 का मतलब इस तरफ इसका 2 यानी 2 हिस्से, और इस तरफ इसका 3:3 हिस्से, 3 हिस्से, ठीक है, 3 पार्ट, 3 पार्ट हो गए, यानी टोटल 5 पार्ट्स हैं। अब ये जो रेशो होता है ना, ये इसका निशान आपके सिलेबस के मुताबिक m और n है कि ये रेशो m/n में डिवाइड हो रहा है। अब इस बुनियाद पे ये फार्मूला बन गया, लेकिन अब ये फार्मूला पूरा याद नहीं कर सकते आप। अब डिवाइड किसको कर रहा है ये देखना है। अब जैसे d डिवाइड कर रहा है ए सी को, तो ये इनिशियल हुआ और ये टर्मिनल हुआ, तवज्जो रखिएगा भाई। तो अब इसमें कंट्रास्ट है, यानी m के साथ टर्मिनल और n के साथ इनिशियल, यानी पहले रेशो के साथ दूसरा टर्मिनल पॉइंट और दूसरे रेशो के साथ पहला इनिशियल पॉइंट, कंट्रास्ट। अब यहाँ पे अब यही ध्यान रखना है, ये जो मैंने अभी बोला, क्योंकि अब ये सब में m और n तो रहेगा फॉर्मूले का, लेकिन ये C A B D ये सब बदलता रहेगा, x y z। किस बुनियाद पे? सवाल पढ़ के। D डिवाइड कर रहा है AC को, तो इसका मतलब C जो है वो टर्मिनल है और A जो है वो इनिशियल है, समझ गए। तो अब देखें M के साथ C आया टर्मिनल और N के साथ A आया इनिशियल, नज़र आ गया। अब रेशो क्या है 2:3 रखें, तो ये D का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा, यानी ये रास्ता बनेगा सवाल में, D आएगा तो देखिए फिर वो E जो है वो BD को डिवाइड करेंगे, यानी जो D आएगा वो इस अगले वाले D में इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये इस्तेमाल होगा तो ये E जो क्वेश्चन मार्क है वो आ जाएगा, समझे ये बात। अब देखें ज़रा, D डिवाइड कर रहा है AC को, तो D का पोजीशन वेक्टर स्मॉल d हो जाएगा, ये भी बता देता है, क्योंकि ये तो सवाल में दिए हुए थे ABC के। अब हम जो निकालेंगे हम खुद सपोज करेंगे, जैसे D का D सपोज कर लेंगे, E का E सपोज कर लेंगे और वो E आंसर हो जाएगा, सही। अब M और N रखे 2-3 और C और A का क्या पोजीशन वेक्टर था 2A - B और A। सिंप्लीफाई करें 2 2 4 2 1 2 3 अपनी जगह, 4A + 3A कितना होता है 7A, 7A - 2B/5, ये D का पोजीशन वेक्टर आ गया। अब आगे बोल रहा है कि E जो है वो BD को डिवाइड कर रहा है। अब इसमें इनिशियल टर्मिनल ध्यान रखिएगा, E जो है वो B और D को डिवाइड कर रहा है, सही है। तो अब देख रहे हैं E के बाद जो है वो D जो है ये टर्मिनल हो गया और ये इनिशियल हो गया, तो कंट्रास्ट में अब लिखना है, सही। तो देखें MD बाद वाला और NB पहले वाला। अब D जो पीछे निकला है वो रखेंगे, अब समझ में आना शुरू हो गया सवाल कि D निकाला है वो यहाँ रख देंगे, D का पोजीशन वेक्टर, और B सवाल भी था B, और M और N यहाँ पे क्या है 4 1 दूसरा वाला रेशो। अब सिंप्लीफाई करें, 4 7 28, 4 2 8 और एलसीएम भी ले लें, तो यहाँ पे इसके नीचे 1 है तो 5 1 5, और नीचे जब 5/5 मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड उलट जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया 5 5 25। अब यहाँ पे B 2 जगह आ गया तो -8B + 5B कितना होता है, माइनस बड़ी गिनती है तो माइनस का 3B इज़ द रिक्वायर्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ E आंसर। एक चीज़ बताऊँ फिर अगले सवाल पे जाएंगे। इस चैप्टर में बज़ाहिर आसानी लग रही होगी, लेकिन ये जो एरोज़ आ रहे हैं, स्मॉल कैपिटल लेटर्स आ रहे हैं, ये बहुत क्रूशियल है, वरना 1 से 2 नंबर काट देगा टीचर बोर्ड का। तो ये ज़रा प्रेजेंटेशन को भी अहमियत दें। देखिए मैं टीचर बन के पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ आपको सॉल्यूशन बुक नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये देखें प्रेजेंटेशन पूरा तरीके से सिस्टमेटिक, वर्डिंग वगैरह, तब ये 8 मार्क्स का जो है सॉलिड काम है, इंशाल्लाह आपको पूरे 8 मार्क्स देगा वो। बस ये जो मैं सामने स्टेप कर रहा हूँ आप वर्टिकल कीजिएगा, पीछे ही बता चुका हूँ, मुझे एडजस्ट करना होता है इतनी जगह में, तो आप ये पूरा ऊपर से नीचे की तरफ स्टेप कीजिएगा, इम्तिहान में भी और अपनी प्रैक्टिस में भी। तीसरा सवाल, इसके बाद एक और होगा रब होकर। ये पिछले से भी थोड़ा लंबा है क्योंकि ये सवाल पढ़ेंगे तो पता चलेगा। इन अ पैलोग्राम, ये पैरेलल का निशान लगा के GM लिख दो, पैलोग्राम, बुक में पूरा पैलोग्राम लिखा हुआ है। पैलोग्राम ABCD है, यानी ऐसा मंजरनामा है कि एक पैलोग्राम है ABCD, समझ में आ गया यहाँ तक। वो कह रहे हैं उसमें X जो है वो AB का मिड पॉइंट है, X जो है वो AB का मिड पॉइंट है, समझ में आ गया।
y जो है वो BC को डिवाइड कर रहा है 1:2 रेशो में, यानी y यहाँ पे कहीं है 1:2, यानी पहला हिस्सा 1 और दूसरा हिस्सा 2। शो दैट z डिवाइड्स dx, कह रहा है प्रूफ का सवाल है कि z अगर dx को डिवाइड कर रहा हो 6:1 में, यानी अगर हम इसके 7 हिस्से कर दें तो यहाँ पे अगर z आ रहा हो 6:1 रेशो पे, तो यही z ay को भी डिवाइड करेगा, ये साबित करना है हमें। और किस रेशो में? 3:4 में। डायग्राम से तो प्रूव हो गया है, अगर गौर से देखें आप, माशाल्लाह अच्छे स्टूडेंट हैं, डायग्रामेटिकली तो प्रूव हो गया है। यानी कि वो कह रहे हैं z अगर dx को डिवाइड कर रहा है 6:1 में, यानी इसके टोटल 7 हिस्से हो, 6 इधर हो 1 इधर हो, तो यही z ay को भी डिवाइड कर दे 3:4 में, यानी 3 हिस्से इधर हो 4 हिस्से उधर हो। ये रेशो ऑफ डिवीजन क्या होता है? दिस रेशो दिस, यानी इधर इतने पार्ट्स और इधर इतने पार्ट्स। अब इसको करेंगे कैसे? यानी z का 2 दफ़ा पोजीशन वेक्टर निकालना पड़ेगा, एक दफ़ा dx के ज़रिए और एक दफ़ा ay के ज़रिए, और दोनों सेम आ जाएगा। वो सेम प्रूफ कर देगा इस सवाल को कि वाकई z वो एक कॉमन पॉइंट है जो दोनों लाइन सेगमेंट्स या वेक्टर्स को डिवाइड कर रहा है। चलें भाई बिस्मिल्लाह पढ़ लें। x जो है वो मिड पॉइंट है। अच्छा, मिड पॉइंट फार्मूला ये तो 9-10 में भी पढ़ा होगा, फिर भी लिस्ट बना लें फार्मूले की। ये मिड पॉइंट फार्मूला होता है सम डिवाइड बाई 2, ये तो बचपन से पढ़ रहे होंगे, जिसको मीन भी कहते थे। प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर दें, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब जो आधा कर दे बीच से, तो देखें आधे का मतलब 2। अब इसमें देखिए कोई पोजीशन वेक्टर उसने दिया नहीं है, तो हम सपोज करेंगे, जैसे इसमें उसने दिया हुआ था, इसमें हम सपोज करें। जैसे देखें ई का हमने सपोज किया, डी का हमने सपोज किया, तो इसमें शुरू से हमें सपोज करना पड़ेगा। ABCD का ABCD रिस्पेक्टिवली सपोज हो गया, समझ में आ गया? वेरी गुड। एक्स का एक्स सपोज कर लें। अब वो सवाल पढ़ते हैं, करते हैं। एक्स AB का मिड पॉइंट है, तो एक्स A और B का सम डिवाइड बाई 2, यानी x का पोजीशन वेक्टर आ गया, रास्ता बनता जाएगा, क्योंकि ये जो x आएगा ये dx में काम आएगा, समझ रहे हैं? लेकिन अभी पहले सवाल में y का जिक्र है, y पे पहले काम करें। y BC को डिवाइड कर रहा है। अब ये तरह ध्यान रखिएगा, टर्मिनल और इनिशियल, टर्मिनल इनिशियल। अब इसमें ये टर्मिनल है और ये इनिशियल है, ठीक? ये टर्मिनल साइड बनेगी और ये इनिशियल साइड बनेगी, क्योंकि एक गलती हुई ना तो हम ढूंढते रह जाएंगे गलती। अब y स्मॉल y इसका पोजीशन वेक्टर हो गया, m ऑफ c बाद वाला c और n ऑफ b पहले वाला। अब यहाँ पे रेशो क्या है? 1:2 रख दे रेशो की जगह, और c और b का हमने क्या सपोज किया था? c और b सपोज किया था। सॉल्व करेंगे तो 1 लिखते नहीं बस, और 2 और 1 हो जाता है 3, तो ये y का पोजीशन वेक्टर आ गया। अब इसको भी छोड़ दें, अब आगे बढ़े सवाल में। शो दैट z, अच्छा ये ध्यान है ना, प्रूफ की हेडिंग लगाते हैं जब प्रूफ करना होता है, और सॉल्व करने का होता है तो सॉल्यूशन। ये देखें, ये भी बारीकियाँ होती हैं। अब y के बाद z का जिक्र, z डिवाइड्स dx, तो z dx, इसमें भी टर्मिनल हो, ध्यान रखिएगा। अब dx, तो इसका मतलब ये इनिशियल बन जाएगा और ये टर्मिनल बन जाएगा, समझ रहे हैं? dx, अब x वाला पहले रखना पड़ेगा, mx प्लस nd अपॉन m प्लस n। अब 6:1 है तो 6:1 इसका mn हो गया। x हम निकाले में, अब देखिए ये इस्तेमाल होने लगेगा जो हमने निकाला है। x जो निकाले a प्लस बी अपॉन 2 से 6 कैंसिल हो गया, 3a प्लस b बचा, वो 3a प्लस 3b वो नज़र आ रहा होगा, प्लस d 1 लिखते नहीं, और 6 + 1 7। अब थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि इक्वेशन 1 क्यों बोल दिया भाई इसको। अब आगे बोल रहा है वो कि इट, अब इट का मतलब है ये z है दोबारा, इतनी इंग्लिश तो हमें आती है कि z डिवाइड कर रहा है इट, तो इसका मतलब उसी z का जिक्र है कि यही z उसको भी डिवाइड कर रहा है। तो अब वही z रहेगा, लेकिन अब डिवाइड कर रहा है ay को, तो अब ay का टर्मिनल, अब ये टर्मिनल हो गया और ये इनिशियल हो गया। अब तो आपको ये ख्वाब में भी आने लग जाएगा इनिशियल टर्मिनल के सर कितनी बार लिख दिया। ये मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि हर स्टूडेंट को समझ में आ जाए। माशाल्लाह कि ये सेक्शन सी का लगा हुआ सवाल है, तो इसमें से आ जाए 8 मार्क्स खरे। अब ए वाई पहले ए बाद में, और यहाँ पे रेशो कितना है 3:4, तो mn हो गया 3:4। अब देखें y जो निकाला था काम आ गया, c + 2b अपॉन 3, a का a ही था हमारा सपोज,
तो 3 से 3 कट गया, अब जो बचा लिख दिया। अब फंस गया ये सवाल, क्योंकि मैंने अपने जो है प्रोमो में बोला था कि दोनों के अगर पोजीशन वेक्टर सेम आ जाए तो क्वेश्चन इज डन, बोला था। ये तो अलग अलग आ गए, गौर से देखें, इसमें ए बी और डी है, इसमें सी बी और ए है। अपॉन में 7 तो सेम आ गया, लेकिन गड़बड़ हो रही है। अब लगेगा कुछ स्टूडेंट को कि गलत कर दिया सर ने, नो। अब इसमें एक थ्योरी लगेगी, इसलिए ये एरो लगाया मैंने। कब लगाता हूँ ये एरो? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की क्लास अगर आप ले रहे हैं, जब टर्निंग स्टेज आए किसी क्वेश्चन में, या जहाँ पे स्मूथ फ्लो क्वेश्चन का ट्विस्ट मारे। अब पैरेललोग्राम क्या होता है? डायग्राम सामने, ये साइड इसके पैरेलल होती है, ये साइड इसके, हाँ बोल दें, वेरी गुड। तो अब ए बी और डी सी बराबर भी होंगे, क्योंकि पैरेलल भी हैं, बराबर भी हैं। ट्रेपेजियम की तरह नहीं है कि छोटे बड़े भी हों, बराबर, तभी तो पैरेललोग्राम है। अब ए बी और सी डी बराबर है, लेकिन अब इस रुख में वेक्टर पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। डायरेक्शन अगर गलत कर देंगे तो प्रूफ गलत हो जाएगा। ए से बी तो डी से सी, ए से बी तो डी से सी, ए बी डी सी बराबर, ठीक। अब पहला क्वेश्चन याद है ना, ए बी का मतलब बी माइनस ए, डी सी का मतलब सी माइनस डी, ठीक। अब आपको फैसला करना है कि आप इक्वेशन 2 की मदद लेंगे या 1 की, क्योंकि अगर इसमें जाएंगे तो डी को बदलना पड़ेगा, इसमें जाएंगे तो सी को, ये समझें। क्योंकि देखें ए बी दोनों में, यानी हम किसी एक को बदलेंगे तो प्रूफ हो जाएगा। अब मैंने इक्वेशन 2 को फैसला किया, अब 2 में जाने का मतलब सी को हमें निकालना पड़ेगा। तो अब सी यहाँ से क्या निकलेगा? डी इधर आके हो जाएगा प्लस, तो बी प्लस डी माइनस ए। तो ये सी की जो वैल्यू आई, इसको आप ले आके पुट कर दें इसमें, तो बी प्लस डी माइनस ए यहाँ पुट हो गया। 2b अपनी जगह, 4a अपनी जगह, 7 अपनी जगह। आप सॉल्व करें, जादू देखिएगा मैथ्स का। 4a माइनस ए कितना होता है? 3a। 2b प्लस बी कितना होता है? 3b। डी ये क्या हुआ? सेम आ गया। अब बस इंग्लिश लिख के एंडिंग करें। एक सवाल और होगा, छोटा सा सवाल है, वो जाइएगा नहीं। कह रहे हैं सिंस पोजीशन वेक्टर ऑफ z, कि चूँकि अब दोनों z के पोजीशन वेक्टर, एक ये वाला जो हमने रिमिक्स किया इससे, ठीक है, और वो सेम आ गया है, इसको आपको 3 बोलना पड़ेगा। एक चीज़ ऐड करें, 3, पता चला क्यों 3 हो गया ये? 2 को तो हमने आगे बढ़ाया सॉल्व करके, 2 को तो सॉल्व करके आगे बढ़ाया, सेम तो 3 और 1 है ना बेटा, देखा। अब 1 और 3 चूँकि सेम है, तो हम लिख सकते हैं कि z डिवाइड्स dx। सवाल से इंग्लिश उड़ाई कि z जो है वो dx को भी डिवाइड कर रहा है, और z जो है वो ay को डिवाइड कर रहा है गिवन इंडिकेटेड रेशो में। जाइएगा नहीं, डायग्राम वायग्राम सब कुछ ध्यान से बनाइएगा। रफ है डायग्राम, लेकिन काम आएगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। ये आखिरी क्वेश्चन देख लें आज के लेक्चर का, क्वेश्चन नंबर 9। ये भी सेक्शन सी का उम्मीदवार हो सकता है। यानी आज के ये चारों सवाल जो मैंने आपको कराए इंपॉर्टेंट ही हैं, सही है। 3.1 प्रूव हेक्सागोन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कह रहे हैं वेक्टर एडिशन के लिए हेक्सागोन लॉ प्रूफ करें। हेक्सागोन लॉ भी होता है, पेंटागोन लॉ भी होता है। हेक्सागोन 6 कॉर्नर वाला, हेक्सागोन का मतलब है 6 कॉर्नर्स, सही है। ये केमिस्ट्री में सुना होगा, हेक्सेन जैसे 6 वाला। अब हेक्सागोन लॉ है क्या? पहले साइड में इसकी स्टेटमेंट लिख लें कि इफ अ रेगुलर हेक्सागोन हैज द सम ऑफ 5 साइड्स वेक्टर्स, हैज द सम ऑफ 5 साइड्स वेक्टर्स, यानी 5 साइडों का जो वेक्टर हो, सम ऑफ 5 साइड्स गिव्स द क्लोजिंग 6 साइड ऑफ हेक्सागोन। ये इसकी स्टेटमेंट है। लॉ होता है तो स्टेटमेंट होनी चाहिए ना। यानी 5 साइडों का जमा करें तो जो छठी क्लोजिंग साइड हो वो उसका रिजल्टेंट बने। जैसे पहले आसानी से बताऊं, इसमें ट्राइंगल बनाते जाएंगे हम। ट्राइंगल 2 का सम, ट्राइंगल की तीसरी साइड रिजल्टेंट आ जाएगा, फिर 2 का सम, ट्राइंगल की तीसरी साइड रिजल्टेंट आएगा। जब आखिर में पहुंचेंगे ना तो 2 साइड का सम उस हेक्सागोन की साइड आ जाएगी जो कि उसका रिजल्टेंट होगा, इसलिए इसको कहेंगे हेक्सागोन लॉ। अब ये डायग्राम बनानी फेयर है। अच्छा, पिछले सवालों की डायग्राम समझने की थी, वो फेयर नहीं है, ये फेयर है, ये पार्ट ऑफ सॉल्यूशन है। अब इसमें आप O P Q R S T
ये एक रेगुलर हेक्सागोन बन गया 6 वाला, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। बेंजीन जैसा लग रहा होगा अगर आप में से किसी ने कभी बेंजीन पढ़ रहा हो, सही है। अब OPQRST विद O एज इट सेंटर, इसको मरकज़ बनाएंगे हम, ये जो है, क्योंकि यहीं पे हमें फिनिश करना है, यहीं से शुरू करेंगे यहीं पे फिनिश करेंगे, तो हम कहेंगे क्लोजिंग साइड, ये आ गया ना क्लोजिंग, जहाँ से आगे वो बंद होना, 5 कोने वाला हो गया और खुल गया तो वो तो हेक्सागोन नहीं, और बंद होना ज़रूरी होता है इन पिक्चर्स को, ठीक है। अब मैंने ये रंग बिरंगा जो पेन इस्तेमाल किया, आप भी कीजिएगा तब अच्छा लगेगा। अब इसकी जो साइड है उसको वेक्टर से प्रेजेंट करें। OP जो है उसकी साइड A है, सही, PQ जो है वो B है, QR जो है वो C है, RS जो है वो D है, ST जो है वो E है, और ये देख रहे हैं आप सबका एरो यूँ चल रहा है, ये रिजल्टेंट आ गया इस रुख पर, ये काम की बात आ गई, ध्यान रखें, क्योंकि हेड टू टेल रूल चलेगा, हेड टू टेल, एंड में टेल टू हेड रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट आया, ये वेक्टर जो है रिजल्टेंट है, समझ गए भाई। अब इस पे काम करें, जल्दी जल्दी फारिग हो जाएं। पहले ये वाला ट्रायंगल, पहला OPQ डॉटेड लाइन बनी। अब गौर करें, हेड A यानी OP, फिर टेल B यानी PQ, इसका सम हो गया रिजल्टेंट ये वाला, यानी A प्लस B, तो ये आ गया OQ का रिजल्टेंट A प्लस B, ठीक। अब ये जो रिजल्टेंट बना ये हम आगे बढ़ाते जाएंगे। अब ये वाला ट्रायंगल है OQR, पहले ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, और इस पे एंड हो जाएगा, 4 हिस्सों में सवाल होगा। अब OQR, अब O से Q हेड, Q से R टेल, और ये रिजल्टेंट फ्रॉम O टू R, ये देखें OR रिजल्टेंट, OQ हेड फर्स्ट वेक्टर और QR सेकंड वेक्टर। OQ का जवाब क्या निकाला था आपने, A प्लस B। अब ये ध्यान रखना है, जो निकलेगा वो आगे जाएगा, और QR की क्या लेंथ है, C, देख रहे हैं, यानी साइड भी चलती जा रही है और अंदर का हिस्सा भी, तो ये एंड में हमारा क्लोजिंग साइड आ जाएगी, ये है इसकी टेक्निक। अब ये OR आ गया, आगे बढ़ें। अब ORS ट्राइंगल ORS, अब OR हेड, RS हेड, और रिजल्टेंट ये आया OS, तो OR प्लस RS इज द रिजल्टेंट OS। अब OR आया हुआ है, खेलना समझ में आ गया, तो जा भी सकते हैं आप लोग, मर्जी है। OR यहाँ पुट कर दें, A प्लस B प्लस C, देखा, और RS क्या था भाई, D, तो ये OS की लेंथ आ गई। अब आखिरी ट्राइंगल जो बच रहे नज़र आ रहे हैं, OST, तो OS हेड, ST हेड, और रिजल्टेंट ये साइड आ गई जो हमें चाहिए। अगर वो बिल्कुल सेम आ गई तो हम कहेंगे हेक्सागोन लॉ प्रूफ। तो OS प्लस ST इज द रिजल्टेंट, यानी ये OT जो है रिजल्टेंट है, नजर आ रहा है, OT इज टू रिजल्टेंट R। अब OS क्या निकला हुआ है, A प्लस B प्लस C प्लस D, नजर आया, ये यहाँ जाएगा ABCD, और ST क्या बचा हुआ था, E, क्या हुआ देख रहे हैं कुछ, ये वाली क्लोजिंग साइड आ गई जो मैंने थ्योरी लिखी थी, विच प्रूव्स द हेक्सागोन लॉ ऑफ वेक्टर्स या वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन लिख दें तो हैप्पी एडिंग हो जाएगी, वो भी सही लिखा हुआ था एक क्वेश्चन की वर्डिंग। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर्स फ़ायदा दिला रहे होंगे, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर का दारोमदार सेहत और ज़िंदगी के साथ है, तब तक अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।